Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम लोग साइटोप्लाज्म ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपने पिछले सभी पार्ट्स को देख लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको क्लास 9th एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सारे पार्ट्स आपको जो मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर के तीनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको ये ही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले उन पार्ट्स को पढ़ लीजिए, ताकि आपको अपनी रिदम मेंटेन करने में भी आसानी हो एंड आपको समझने में भी आसानी हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा गोल है साइटोप्लाज्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, उसके साथ लाइसोसोम एंड प्लास्टिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा को हम लोग कवर करने वाले हैं। लास्ट में हम लोग सेल डिवीज़न लेंगे एंड हमारा जो है साथ साथ हमारी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और हमारे 3 पार्ट्स में जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए ये मैं आपको दिखला देती हूँ। जो बच्चे न्यू हैं मैं उनको बतला देती हूँ कि ये हमारा लेसन प्लान है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बतला दिया था कि अभी हम लोग बायोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हमने 3 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। यानी कि आप ये देखिए, इंट्रोडक्शन का हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हम लोग कवर कर चुके हैं सेकंड पार्ट में। एंड थर्ड पार्ट में हम लोग न्यूक्लियस को हमने कवर किया था। साइटोप्लाज्म भी हमारा गोल था, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। एंड आज हम लोग साइटोप्लाज्म को करेंगे एंड लाइसोसोम तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। एंड जो बच्चे न्यू हैं मैं इनको बतला देती हूँ कि अभी हमारा ये बैच जो है फर्स्ट ऑफ अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुका है एंड ये 15th ऑफ फेब 2023 को ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस बैच में हम लोग साइंस पढ़ाने वाले हैं, और साइंस में हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कंप्लीट कराएंगे। आप अगर हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको हमारे पढ़ाने के स्टाइल पता होगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो मैं थोड़ा सा आपको वर्बली आपको बतला देती हूँ कि हम लोग पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए, आज हमारा साइटोप्लाज्म वाला चल रहा है, साइटोप्लाज्म हमारा टॉपिक है। आज हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से एंड देन इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर करवाए जाएंगे। लास्ट में हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन हमारा एक टेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है एंड उसके मार्क्स भी आप मेरे को बताएंगे एंड फिर हम न्यू चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। देखिए, हम लोग अगर स्टार्टिंग से ही देखें तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल की हमने बेसिक यूनिट, यानी कि सेल की बेसिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए क्या क्या कौन कौन सी होती है। तो सेल की बेसिक यूनिट जो होती है, एक सेल अगर आप देखें, ये एक सेल है, एक यही, अच्छा ये वाली सेल छोड़िए, आप ये वाली सेल को देखिए, ये एक सेल है। सेल की बेसिक यूनिट में आप देखिए ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये आपकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड ये हो गया आपका, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। एंड ये आपका न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये फ्लूइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। तो इस सेल की बेसिक यूनिट, चाहे वो मैंने आपको बतलाया था कि सेल चाहे कहीं की भी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, यानी कि एक सेल में उसकी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हर एक सेल में होता है। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने सेल के इंट्रोडक्शन में सेल के बारे में सबसे पहले हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखिए कि सेल का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई सेल बोलते किसे हैं, कैसी कैसी किस किस टाइप की सेल्स होती हैं। एंड देन हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा। अब हम लोग साइटोप्लाज्म को एंड फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो हमारा न्यूक्लियस ही था, और न्यूक्लियस में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें भी आती हैं कि क्रोमोसोम किसे बोलते हैं, डीएनए किसे बोलते हैं एंड क्रोमेटिन किसे बोलते हैं। ये मैंने आपको क्लियरली इसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दिया था, मैंने आपको समझा दिया था।
एंड आज हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस फ्लूइड के अंदर ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सेल ऑर्गेनल्स को भी हम लोग अंदर तक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। When we look at the temporary amount of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. ठीक है, तो भाई यही बात बोल रहे हैं। पहले इन्होंने साइटोप्लाज्म को यहाँ पे डिफाइन किया है कि भाई जब हमने अनियन पील की जो हमने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल को देखने की कोशिश की थी, साथ साथ हमने ह्यूमन के जो चीक सेल्स होते हैं उनको भी जब हमने देखा था, तो हमें वहाँ पे एक तो सेल मेम्ब्रेन मिली, सेल मेम्ब्रेन में बीच में हमने न्यूक्लियस को देखा और न्यूक्लियस के अराउंड हमें एक फ्लूइड टाइप की स्ट्रक्चर में फ्लूइड मिला था। वहाँ पे हमें कुछ ऐसा तरल पदार्थ मिला था, उसको ही जिसको कि सेल मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ था। ठीक है, यानी कि बाहर तो आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया, एंड उसके जो ये वाला जो पार्ट बचा हुआ था, हमने इसको क्या बोला था, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, और इस रीजन में जब हमने इनको स्टेन किया था, स्टेन हमने क्यों किया था, ताकि हमें अच्छे से हम इसको ऑब्जर्व कर पाएँ। अच्छे से हमने न्यूक्लियस को देखा तो न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्कली स्टेंड हुआ था, यानी कि जब हमने इसको स्टेंड किया था आयोडीन सॉल्यूशन से या फिर सेफ्रोनिन सॉल्यूशन से, तो हमें न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्कली वो स्टेंड हुआ था, तो हमें न्यूक्लियस क्लियरली वहाँ पे विजिबल हो गया था। और ये वाला जो रीजन है ये काफ़ी कम स्टेंड हुआ था। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन बता दी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन है जहाँ पे कि आपको कुछ फ्लूइड मिला और जो कम स्टेन हुआ, बहुत ही कम ही स्टेन हुआ था। यानी कि स्टेन का मतलब ये है कि उसमें बहुत ही कम कलर आया था। स्टेन हम लोग क्यों करते हैं, कि मैंने इसके पीछे भी आपको बताया, अभी भी बता देती हूँ कि भाई जो स्टेन हम कहते हैं, कोई भी अगर में सेल के अंदर वो चीज़ें या वो पदार्थ या वो सब्सटेंस जो कि हम नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, एंड हमें उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखना होता है, या माइक्रोस्कोप में भी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखना होता है, तो हम उसको स्टेन कर देते हैं, यानी कि हम उसमें कुछ कलर डाल देते हैं ताकि वो चीज़ हमें विजिबल हो जाए। ठीक है, तो हमने इसी वजह से हम इनको स्टेन करते हैं। पीछे हमने एक एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी में भी हमने ये देखा था कि जब हमने एक सेल को स्टेन किया तो उसमें जो न्यूक्लियस वाला रीजन था वो काफ़ी ज़्यादा डार्कली स्टेन हुआ, और जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है वो कम स्टेन हुआ। तो हम न्यूक्लियस को वहाँ से हमें न्यूक्लियस जो है वो विजिबल हो गया और हम न्यूक्लियस को समझ पाए। एंड यहाँ से अब साइटोप्लाज्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्लूइड होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको फ्लूइड मिलेगा। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे स्पेशल कुछ सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अब ये जो हर एक ऑर्गेनल होता है ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है उस सेल के लिए। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि साइटोप्लाज्म बोलते किसे हैं। आई होप समझ में आ गई होगी एंड आप इसको भूलेंगे भी नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में याद हो तो न्यूक्लियस में जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हमने लास्ट में जो है न्यूक्लियस किस में होता है और किन में नहीं होता है, इस हिसाब से हमने जो है बेसिकली न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो है वो परफेक्टली, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइन है या फिर नहीं है, इस बेस पे हमने सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक तो यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था, प्रो का मतलब, ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी भी बतलाई थी कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का। प्रिमिटिव का मतलब पुराना, यानी जो पहले आया हुआ हो। तो जब हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी तो पहले जब ऑर्गेनिजम्स आए थे वो बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था या प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स थे बिल्कुल जो स्टार्टिंग में आए थे, तो उन सेल्स में आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, वहाँ पे ऑर्गेनल्स नहीं थे ज़्यादा। ठीक है, जो भी रिएक्शंस होती थी या सेल को जो भी चीज़ करना होता था, सेल को जो भी एक्टिविटी करनी होती थी, उसको खाना खाना होता था या उसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती थी या उसको एक्सक्रीटरी, अपना जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना
होता था, उन सभी को जो है सेल वो एक ही सिंगल सेल ही वो अपना सारा काम उसी में कर लेती थी, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही सारा काम हो जाता था। लेकिन जो यूकैरियोटिक टाइप की सेल है, यानी कि जैसे जैसे हमारी लाइफ और आगे इम्प्रूवमेंट होती गई, लाइफ में लाइफ और डेवलप होती गई, तो हमें जो है सेल में भी डेवलपमेंट होती गई। सेल में कैसे डेवलपमेंट हुई कि सेल को जो यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल होती हैं, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर हैं या प्लांट सेल में ये होती हैं, तो वो जो प्लांट सेल की जो सेल होती हैं उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, ये अलग अलग एक्टिविटी होती है, जैसे कि सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, या सेल को अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बाहर निकालना होता है, या सेल को और भी दूसरी चीज़ें करनी होती है, कोई प्रोटीन बनाना होता है, लिपिड बनाना होता है, ठीक है, और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो इसके लिए सेल के अंदर अलग अलग रीजन्स होते हैं। इस हिसाब से हमने सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अब यहाँ पे भी वही चीज़ बतला रहे हैं कि इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, और प्रोकैरियोट्स के अंदर एक तो आपको कोई सेल ऑर्गेनल वहाँ पे मिलेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है कि भाई से उस प्रोकैरियोट्स के अंदर मतलब सेल ऑर्गेनल होते ही नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ में मेम्ब्रेन नहीं होगी या किसी भी चीज़ में कोई दीवार बीच में खड़ी नहीं होगी, तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। नहीं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बट उनके अंदर जो है मेम्ब्रेन डिफाइन, मतलब मेम्ब्रेन जो है उनकी क्लियरली विजिबल नहीं होती, ये मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। जैसे कि उनकी न्यूक्लियर रीजन में भी, न्यूक्लियर रीजन जो था वो बेसिकली उनका न्यूक्लियर रीजन वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ही नहीं, और उस रीजन में जहाँ पे कि उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो हमने उसको न्यूक्लियोइड बोल दिया था। इसी सिमिलर टाइप का कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आपको न्यूक्लियर रीजन अब्सेंट होता है, यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आल्सो अब्सेंट, तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि उन जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सेल ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बट उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग उनको क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में आपने देखा कि वहाँ पे कम्प्लीटली आपको जो है एक सेल है उसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, वो बल्कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, उनमें कुछ पोर्स होते हैं ताकि न्यूक्लियस के अंदर का जो सब्सटेंस है, जो वहाँ पे जो भी चीज़ बन रही है वो बाहर आ सके, ठीक है। तो वहाँ पे क्लियरली यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, लाइसोसोम हो गया आपका, ठीक है, और प्लास्टिड हो गए। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे आपको ईआर मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सभी मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनके अराउंड आपको क्लियरली आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन मिलेगी। तो इसकी वजह से हम लोग इनको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, हम लोग इनको देख पाते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल्स ऑफ वायरस। वायरस लाइक एनी मेम्ब्रेन and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन का या कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है उसका सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि भाई वो लाइफ को भी दर्शाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वायरस को देखें तो वायरस के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसी की वजह से जो है हम उसको लाइफ की कैटेगरी यानी कि लिविंग थिंग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। हम उसको बोलते हैं कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। और वो लिविंग कब होते हैं? जब वो किसी की बॉडी में जाते हैं, जब वो उसकी बॉडी से अपने डीएनए को अटैच करते हैं एंड देन उसको अपने कंट्रोल में लेते हैं, जब भी वो लिविंग कहलाते हैं। तो इस हिसाब से जो है हम लोग वायरस के बारे में मतलब हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस पढ़ा मेम्ब्रेन का। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको बातें, आपको सॉरी समझ में आ रही होंगी आपको बातें। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये बहुत ही ओपन क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे अभी नहीं बल्कि आपके हर तरह के एग्जाम्स में, जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बिल्कुल ओपन होते हैं, ठीक है, और उनके क्वेश्चन मतलब आने ही होते हैं। तो उनमें जो ओपन क्वेश्चंस में आपको प्रोकैरियोट यानी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल हैं, जो कि आपके लास्ट में जो एक्सरसाइजेज हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें भी दिया हुआ है। सो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव टाइप का सेल था, यानी कि उसकी प्रिमिटिव का मतलब जो पुराना है, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है,
तो उसका जनरली साइज़ जो होता है वो आपका 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी कि इसका जो साइज़ है ये आपका 1 माइक्रोमीटर कितने किसको बोलते हैं, 10⁻⁻6 मीटर को 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत ही छोटा होता है। इवन के जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, माइकोप्लाज्मा अगर आप लोगों ने सुना हो तो सबसे छोटा जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। इसका जो साइज़ होता है वो आपका 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियर रीजन आप देखिए, न्यूक्लियर रीजन इनका वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो डू नॉट वेल डिफाइंड, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डू नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, डू नॉट वेल डिफाइंड। और इनमें जो है आपको सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं मिलते, एंड इनको एंड नॉन एज, और जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइन नहीं होता है, तो लेकिन उस रीजन को जहाँ पे कि इनका जेनेटिक मटेरियल होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ई नहीं आएगा आई थिंक, यस, न्यूक्लियोइड नहीं। एंड अब यहाँ पे देखिए आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो साइज़ इनका जनरली 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है, थोड़ा साइज़ इनका बड़ा होता है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन होता है एंड आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि डू नॉट सराउंडेड बाय, डू नॉट वेल डिफाइन इनका न्यूक्लियर रीजन होता है, एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, डू नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी लिख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे जो क्रोमोजोम होता है इनका प्रोकैरियोटिक सेल का, क्रोमोजोम आपका सिंगल होगा एंड सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सिंगल होता है एंड सर्कुलर टाइप का होता है। जबकि इनका जो यूकैरियोटिक सेल का हमने क्रोमोजोम देखा था, तो क्रोमोजोम या डीएनए जो है वो कैसा था, ऐसे बिल्कुल न्यूक्लियर सर्कल तो नहीं था, ऐसे आपका थ्रेड, 2 थ्रेड्स थे, या आप इनको बोल सकते हैं कि ऐसे इस टाइप के न्यूक्लियस थे। मोर देन 1 क्रोमोजोम यानी कि डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड, देखिए ये आप या ये मतलब इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मतलब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। जबकि इसमें अगर देखें तो इसमें जो है आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जो हैं सेल के साइटोप्लाज्म को हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया। बेसिकली साइटोप्लाज्म आपको समझ में ही आ गया होगा कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ जो होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है ना। अब हम लोग क्या होते हैं, अब हम लोग जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, अब हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। और सेल ऑर्गेनल्स क्यों होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये सेल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है वो उनके लिए कि सेल के अंदर जैसे एनर्जी प्रोवाइड करनी है, या सेल को उसको फेगोसाइट करना है। मान लीजिए कि कभी जो ये सेल होती है तो सेल का एक लिमिटेड टाइम होता है, हर सेल का एक लिमिटेड टाइम होता है। जब सेल डिवाइड करती है, जब से लेकर के उसकी ज़िंदगी मतलब एक लिमिटेड उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, लाइक 120 डेज़ हो गए या 90 डेज़ हो गए, ये सेल पे डिपेंड करता है कि उसका कितना टाइम है। तो जब वो सेल का लास्ट टाइम आ जाता है तो वो सेल उसका तो उसको ख़त्म होना है, तो वो ख़त्म कहाँ से होगी, आई मीन वो उसका जो उसकी लाइफ जो है वो कैसे एंड होगी। तो सेल के अंदर ही आपको एक लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनल पाया जाता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये लाइसोसोम नाम का ये ऑर्गेनल होता है। ये क्या करता है, जब ये सेल का एंड होता है, यानी सेल जब डेड होने लगती है, तो ये अपने अंदर से ये फट जाता है, एक तरीके से इसकी मेम्ब्रेन जो है वो फट जाती है, और इसके अंदर जो भी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और सेल को ये वहीं से ही उसको ख़त्म अपने अंदर जो है उसको खा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आप दूसरे ऑर्गेनल्स देखिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जब सेल को कोई प्रोटीन बनानी होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऐसी प्रोटीन होती है जो कि जिसको सेल की ज़रूरत होती है, यानी कि सेल को जिसकी ज़रूरत होती है, और सेल जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करके एटीपी बनाती है। इसी तरीके से आपका ये जो आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं या गोल्जी बॉडी हो, ये प्रोटीन और लिपिड बनाने में इसकी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग इसको बुक से पढ़ लेते हैं।
every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो भाई यही बोल रहे हैं कि जो सेल के अराउंड, एक कोई भी सेल होती है उसके अराउंड आपको एक सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको उसको डिस्टिंग्विश करती है, उसको अलग करती है, उसको सेपरेट करती है। यही हमने सेल मेम्ब्रेन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी लेयर होती है या फिर ऐसी वॉल होती है जो कि उस सेल को, जो वो सेल है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको अलग करती है। इसी तरीके से जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उन ऑर्गेनल्स में भी अगर मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब ये है कि उस मेम्ब्रेन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और उसके बाहर का, यानी कि उन मेम्ब्रेन, वो सेल ऑर्गेनल जो है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में ही हो गए, तो साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, आई होप आपको याद होगा। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन हो, ये मेम्ब्रेन आपके लिपिड की बनी हुई होती है। और ये लिपिड की ही क्यों बनी हुई होती है, क्यों नहीं दूसरे और चीज़ों की बनी हुई होती है, दूसरे दूसरी चीज़ों की बनी हुई होती है, कि आपके प्रोटीन की बनी हुई हो या दूसरी और भी एंजाइम्स की बनी हुई हो। तो इस वजह से, क्योंकि लिपिड जो है वो वाटर को रिपेल करता है, इसी वजह से हम जो भी मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है या फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए। Large and complex cell, including cell from multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. ठीक है, तो भाई जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल कौन से होंगे, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं। ठीक है, लार्ज होते हैं, तो उनके अंदर जो भी एक्टिविटी होती है या उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि एक सेल को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेल को ग्रोथ करना होता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, सेल को प्रोटीन बनानी होती है, सेल को और भी हार्मोन्स बनाने होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए सेल के पास जो है अलग अलग उनके पास घर होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके अंदर जो है ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो सेल को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेल को ये काम करके देते हैं। ओके, टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो अपने यानी कि अपने चारों ओर उन्होंने जो है छोटे छोटे मेम्ब्रेन बना रखे हैं, यानी कि उन्होंने जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, और वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, और उन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक सिंगल फीचर है, यानी कि मेम्ब्रेन को होना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, बट उनमें मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। उनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही बिखरे हुए होते हैं, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। तो यही वो चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिस्टिंग्विश करती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो उनमें से कुछ ऑर्गेनल्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन में, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ ही लिया। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सबसे आप कह सकते हैं कि जो सेल का सबसे मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस ही सब चीज़ को कंट्रोल करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं या किसको, कौन से ऑर्गेनल को क्या काम करना है, उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें होनी है, तो वो सारी चीज़ें न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पहले पढ़ लिया। नाउ अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द सेल। ठीक है, चलिए, तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आपको यहाँ पे जो है बेसिकली आपको पहले यहाँ पे एनिमल सेल के आपको दिया गया था आपकी बुक में, बट कोई बात नहीं, हम लोग पहले प्लांट सेल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल के अंदर भी आपको कुछ थोड़ा सा एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर आपको जो है डिफरेंस दिखेगा। बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, क्योंकि सेल तो सेल होती है। सेल की बेसिक यूनिट में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, और कुछ आपको जो है सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि सबसे पहली बात ये है कि आपको जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर आगे एक रिजिड
नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये सेल वॉल बेसिकली क्यों होता है, तो मैंने इसका आपको इसकी वजह भी बता दी थी, इसका रीज़न बता दिया था कि बेसिकली नेचर ने इनको सेल वॉल इस वजह से प्रोवाइड की है क्योंकि जो एक एक प्लांट होता है तो वो लोकोमोशन नहीं कर सकता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसको हर तरह की कंडीशंस अपने बर्दाश्त करनी होती हैं। तो इसी वजह से नेचर ने उन सेल को जो कि इस मेम्ब्रेन के यानी सेल वॉल के अंदर होती हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए कि वो मर ना जाए या उनके अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी एक्टिविटी बाहर के एनवायरनमेंट से इफ़ेक्टिव ना हो, तो उनको जो है नेचर ने सेल को जो प्लांट सेल होती हैं उनको एक्स्ट्रा एक रिजिड सेल वॉल प्रोवाइड की है ताकि जो सेल हैं वो अपनी इजीली अपना वर्क कर सकें एंड वो डेड ना हो। ओके, तो सेल वॉल आपको पता चल गई नाउ। और उनका जो ये जो सेल प्लांट सेल होती हैं इनके अंदर जो ये वैक्यूल होता है, ठीक है, जो वैक्यूल देख रहे हैं आप इतना बड़ा सा, ये एक ये भी एक सेल ऑर्गेनल ही है। तो ये जो वैक्यूल होता है जिसके अंदर खाना पीना भरा हुआ होता है, ये वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल की अगर आप देखें तो यहाँ पे एनिमल सेल भी है। वेट, ये देखिए एनिमल सेल के अंदर जो आपको वैक्यूल दिखेगा, यहाँ पे वैक्यूल आपका दिखाया ही नहीं गया है। वैक्यूल जो है एनिमल सेल के अंदर वो आपको छोटा सा होता है, ठीक है, और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। देखिए आप ये देखिए वैक्यूल जो है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। सो बेसिकली ये आपका हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, एंड आपको ये गोल्जी एपरेटस हो गया। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भी प्लांट सेल के अंदर एक्स्ट्रा होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर आपको ये क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। नाउ गोल्जी एपरेटस आपको दोनों सेल में आपको सिमिलर ही है। एंड ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और बाहर की जो है वो आपकी सेल वॉल हो गई, एडजेसेंट सेल वॉल, ठीक है। नाउ दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। इसके साथ इधर से आप देखिए ये लाइसोसोम्स हो गए, और ये आपके जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब ये स्मूथ और रफ क्या होते हैं तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस वन इज साइटोप्लाज्म एंड ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस ये है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कि एक इनमें जो है वैक्यूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, साथ साथ ये है कि सेल वॉल में एक्स्ट्रा होती है एंड क्लोरोप्लास्ट जो है ये इनमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक सेल ऑर्गेनल है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, उस वो ही आगे जाकर के थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, उसी को ही हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बेसिकली इसका काम जो होता है वो आपका प्रोटीन्स को बनाना, ठीक है, प्रोटीन बनाना, साथ साथ एंजाइम्स को बनाना एंड हॉर्मोन्स को बनाना होता है, ठीक है। क्या इनका फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, हॉर्मोन्स बनाना और कुछ एंजाइम्स को बनाना, इनका फंक्शन होता है। ओके, चलिए द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ आप ऐसे देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की ये सेल मेम्ब्रेन है, यही सेल मेम्ब्रेन आगे जाकर के कुछ ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स यानी कि वेसाइकल टाइप के आपको जो है बैग टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसी तरीके के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये मैंने आपको बोला ना कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यही आगे जा करके यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक जगह से जो है थोड़ी सी वो बाहर को निकल करके थोड़ी फोल्ड हो जाती है, उसी को ही हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नाउ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाहिर है रफ का मतलब रफ होता है यानी कि जो खुरदुरी टाइप की हो, और वो खुरदुरी कैसे होती है जैसे कि आप यहाँ देखिए कि उस पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर इन मेम्ब्रेन पे या इन ईआर पे आपको राइबोसोम्स मिलेंगे तो वो आपको कुछ रफ टाइप के हो जाएंगे। ये राइबोसोम्स आपके ग्रेन्यूल की तरह हो जाते हैं, कुछ दाने दाने टाइप के। तो ये जो है जहाँ पे भी आपको जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस जगह पे आपको राइबोसोम्स मिलेंगे उनको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जो जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं उनको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो बिल्कुल स्मूथ होते हैं। ओके, यही बात आपकी बुक में कही गई है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ हमने क्यों कहा, तो जहाँ पे राइबोसोम्स मिलते हैं, यानी कि जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिस जगह पे, तो हम उस एरिया को या उस जगह को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस एरिया में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उनको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। And RER looks rough under a microscope because it has a particles called ribosomes attached to its surface। ठीक है, तो भाई RER में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहाँ पे क्या होते हैं कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो ये जो है आपको कुछ रफ टाइप के दिखेंगे, कुछ ऊपर नीचे दिखेगा, तो इसकी वजह से हम जो है इनको RER बोलते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल इन ऑल एक्टिव सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। नाउ मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया था कि राइबोसोम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोटीन को बनाने में। जब न्यूक्लियस के अंदर जैसे कोई प्रोटीन, न्यूक्लियस को ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई हमें प्रोटीन बनानी है, तो न्यूक्लियस जो है वो आरएनए के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या करती है, आरएनए बनाती है, एंड देन ट्रांसलेशन के थ्रू जो है वो आरएनए बाहर आ जाता है ना, न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो बाहर आ जाता है आरएनए, आकर के जो है वो राइबोसोम से अटैच हो जाता है। नाउ वहीं से राइबोसोम जो है वो आरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कोड होती है, तो उस कोडिंग के ज़रिए से जो राइबोसोम है वो प्रोटीन को आगे बनाता है। तो ये बात याद रखिए कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन को यानी कि राइबोसोम्स ही ऐसी जगह है जहाँ पे कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जो प्रोटीन बनती है, जब जाहिर है प्रोटीन बननी है, न्यूक्लियस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई आपको प्रोटीन बनानी, अब जहाँ जहाँ पे उस प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो प्रोटीन जो है वो वहीं पर चली जाती है यूजिंग द ER, और ER की हेल्प से जो है ये चली जाती है। द SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो भाई जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करते हैं, ये फैट मॉलिक्यूल या लिपिड को बनाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आपको जो है बेसिकली रफ के अंदर ही आपको राइबोसोम्स आपको अटैच मिलते हैं, और राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर में ही मेन रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली फैट, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखें कि फैट लिपिड बनाने में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो आप ये देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। आप क्या करिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद रखिए कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते किसे हैं, एंड देन उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ इनको क्यों बोलते हैं और रफ इनको क्यों बोलते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ को किस चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो प्रोटीन को बनाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट और लिपिड को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में याद रखनी है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब इनके अंदर के जो प्रोटीन बने और जो लिपिड्स बने या जो फैट बने, तो ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपकी किसकी बनी है, लिपिड्स की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो इनके अंदर की जो लिपिड या प्रोटीन बनती है तो वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो हम लोग इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का नाम देते हैं, यानी कि वो लिपिड या प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है, तो हम लोग इनको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन। कुछ दूसरे प्रोटीन जो है वो एज अ एंजाइम यूज़ होते हैं, एज अ हार्मोन यूज़ होते हैं। ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इन ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। तो भाई जो ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अलग अलग सेल्स में जो है इनकी अपीयरेंस थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग दिखती है। कहीं पे आपको ऐसी दिखेगी, कहीं पे थोड़ी सी और अलग अलग दिखेगी, लेकिन आप क्लियरली इनको पहचान जाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अराउंड ही होते हैं, न्यूक्लियस के साइड में ही होते हैं, और बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे जा करके फोल्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से आप इनको क्लियरली, यानी थोड़े से ये अलग अलग दिख सकते हैं, अलग अलग सेल में इनकी अपीयरेंस जो है वो अलग अलग दिख सकती है, बट आप इनको
देख करके पहचान सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा जो है नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग वर्बली रिवाइज कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही आगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे जाकर के फोल्ड हो जाती है, उसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इन पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोगों ने स्मूथ इस वजह से बोला क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट और लिपिड को बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपके अलग अलग सेल्स में थोड़े वेरी कर सकते हैं और इनके अंदर की जो प्रोटीन या लिपिड बनती हैं उनमें कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ एंजाइम्स की तरह यूज़ हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स की तरह यूज़ हो जाते हैं एंड ये जो प्रोटीन जहाँ यूज़ होनी होती है वो वहाँ पे चली जाती है, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको याद रख लेनी है जो मैंने आपको छोटी सी आपको जल्दी से बतला दी एंड आपको जिस तरीके से मैंने अभी आपको बतलाया है ऐसे ही आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपने जहन में बिठा लेंगे एंड आँख बंद करके इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। चलिए नाउ ये आपको सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बतला दी, सॉरी एनिमल सेल के बारे में आपको पूरा बतला दिया कि एनिमल सेल में आपको कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। एनिमल सेल में भी आप देखिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है जिसमें पोर्स हैं और उसी से ही और उसके ही अराउंड आपको जो है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे जाकर के फोल्ड हो जाती है तो इसी को ही हम लोग इसी वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के अराउंड ही होता है। तो जिन पे राइबोसोम्स है वो आपको रफ दिख रहे हैं और जो जिन पे नहीं है तो वो आपको स्मूथ दिख रहे हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये आपका लाइसोसोम हो गया जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सेंट्रियोल हो गया आपका, सेंट्रियोल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बतला दूंगी एंड गोल्जी आपका गोल्जी अपरेटस हो गया जिसके आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको आपको जहन में रखना है, इवन कि आपको उसको अपनी कॉपी में बना लेना है क्योंकि आपसे ना ये एग्जाम्स में क्या होगा कि आपको डायरेक्टली ये आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, ठीक है। आपको पूरी ये जो बुक की जो मैं बुक में फिगर इस फिगर को उठा करके आपके कॉपी में छाप देंगे, एग्ज़ाम में आ जाएगा और आपसे जो है जो ये जगह हैं इनको यहाँ पे ब्लैंक कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपको बताना होगा कि ये है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैं आपके लिए भी रखूँगी कि आपके आगे आपसे जब आपका टेस्ट होगा तो ये आपका ओपन क्वेश्चन हो गया कि मैं आपके लिए जो है आपको इसको इन दोनों जो फिगर है इन दोनों को आपको ध्यान रखना है और इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इनको भी ध्यान रखना है कि कौन कहाँ पे हैं एंड उसके बारे में आपको बतलाना होगा। दिस वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का या माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर आपको कुछ जो है ऐसे रुगे मिल रहे हैं एंड क्रिस्टे बेसिकली कहा जाता है, रुगे नहीं। नाउ ये साइटोप्लाज्म हो गया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Now, this one function of ER is to serve as channel for the transport of material, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो ER का जो है ये बेसिकली एक फंक्शन ये है कि ये जो है ना कि आपका जब इनके अंदर के जो प्रोटीन है बेसिकली देखिए क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं यानी कि मैं आपको अगर 11th क्लास में आप जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे उसमें पढ़ेंगे आप कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है बेसिकली जब न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटीन बनती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, तो जब ये इन जो प्रोटीन है जब ये सिंथेसाइज होगी तो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगी, न्यूक्लियस से सबसे पहले वो इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जाएगी, ठीक है, यहीं पे इन्हीं से ही हो करके जाएगी। तो ये बेसिकली एक चैनल के थ्रू यानी कि ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या एक चैनल की तरह ये कि बिल्कुल जो प्रोटीन्स हैं जो कि आपको न्यूक्लियस के अंदर बनी है उनके लिए एक पाथ प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस साइटोप्लाज्म से जो है इनको अलग अलग कहाँ पर के जाना है, तो ये इसके लिए जो है पाथ प्रोवाइड करते हैं। द ER ऑल्सो फंक्शन इज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट में जो लिवर सेल्स होती हैं SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। कि जो SER होती हैं जो देखिए बेसिकली जो लीवर सेल होती हैं हमारी,
है ना। वर्टिब्रेट्स में या हम में जो लीवर होता है उसके अंदर जो SCR होता है वो मटेरियल्स को, बेसिकली जो लीवर सेल होती हैं वो बहुत सारे पॉइजन्स को, बहुत सारे ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब ये है कि उसके अंदर अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल होता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हमने जो ER का फंक्शन क्या पढ़ा, हमने पहले तो ये देख लिया कि भी ER बोलते किसे हैं, ER में जो राइबोसोम्स होते हैं उनके फंक्शन क्या हैं, और ER के अंदर बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है एक तरीके का ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्पेशली जो प्रोटीन्स बनती हैं उनके लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं कि उनको साइटोप्लाज्म से जो है, यानी कि उनको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में कैसे उनको कहाँ से जाना है, मतलब किस किस तरीके से जाना है, किस राह से होकर के जाना है। एंड उसके अलावा जो ER है ये आपका कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये सरफेस है, यानी कि उस कोई एक जगह प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए। और लीवर सेल में जो है SCR वो आपको जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती हैं। नाउ अब हम लोग पढ़ लेते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। बेसिकली गोल्जी एपरेटस किसे बोलते हैं, तो गोल्जी एपरेटस अगर आप लोग देखें तो ये गोल्जी एपरेटस जो होता है ये इनको सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि 1843 में, किसमें, ये आपकी बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप इसको याद कर सकें तो याद रख लीजिएगा। 3 डेटा मैंने आपको बतलाया है। एक तो 1665 याद है आपको, 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी हुई थी। 1831 में जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। देखिए ये कुछ डेटा आप याद रख लीजिएगा। एंड 1843 में, ठीक है, 1843 में जो है गोल्जी एपरेटस की कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी, जिसके बारे में शायद मैंने आगे आपकी बुक में भी है। यस, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। वेट एक मिनट, इनका मुंह जो है ऐसा ख़राब नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ना। ये जो साइंटिस्ट थे ये बहुत ही, आप सोच सकते हैं कि इनके जो डिस्कवरी है कितनी ज़्यादा महान है कि आज हम लोग अपनी सेल के बारे में, कि सेल के अंदर जो गोल्जी एपरेटस होता है उसके बारे में हम लोग क्लियरली पढ़ रहे हैं ना। जो गोल्जी एपरेटस है ये बेसिकली सेल के अराउंड ही होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में आपको कुछ और फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिनको हम लोग, ये जो फोल्ड होते हैं ना स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नेस। स्टेक्स लाइक मिलते हैं, स्टेक होते हैं ना ऐसे करके, एक एक के ऊपर एक रख देना ऐसे, फिर उनके ऊपर ऐसे ऐसे, है ना। तो कुछ इस टाइप के आपको जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें हम लोग सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग बोलते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो उनको इन सिस्टर्नेस को स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग गोल्जी एपरेटस का नाम देते हैं। नाउ गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है कि ये जो है जो प्रोटीन बन करके आई है उस प्रोटीन को फोल्ड करने में, ठीक है, उस प्रोटीन को फोल्ड करने में ये हेल्प करते हैं। Now, the Golgi apparatus was described by Camillo Golgi consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stacks called cisternae. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो गोल्जी एपरेटस हैं ये स्टेक्स टाइप के, यानी कि एक दूसरे के ऊपर एक जैसे हम लोग सिक्के रखते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं हम लोग, बिल्कुल एक दूसरे में वो फंस जाती हैं, कुछ ऐसी कि भाई एक हमने ऐसा रख दिया, ठीक है, फिर उसके अंदर ऐसे कुछ ऐसा जो कि एक दूसरे के अंदर बिल्कुल एक दूसरे की शेप जो है वो एक दूसरे में फंस जाए। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल होते हैं। पैरेलल आप जानते हैं ना, एक ऐसे 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 करके पैरेलली हम लोग किसी चीज़ को रखते हैं, तो ये फ्लैटन यानी स्टेक्स टाइप के जो है पैरेलली आपस में अरेंज होते हैं दीज, और इनकी आपस में ये इनके जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। याद रखिएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें कोई भी ऑर्गेनेल जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। बस फ़र्क ये होता है कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पढ़ा, वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर होती है, यानी कि मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। नाउ द गोल्जी एपरेटस को कैमिलियो गोल्जी ने 1843 में सबसे पहले डिस्कवर किया था। एंड ये जो है आपके स्टेक्स लाइक पैरेलली एक दूसरे पे अरेंज होते हैं। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर प्रोटीन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम।
ठीक है भाई, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आपके कहीं कहीं इनका कनेक्शन होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन होती हैं उनमें प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। देखिए गोल्जी एपरेटस का काम क्या है कि इनके अंदर मान लीजिए सेल के अंदर आपकी प्रोटीन यानी कि सेल से जो है सेल के अंदर आपके mRNA बनी है ना, सॉरी सेल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन गई कि सॉरी न्यूक्लियस के अंदर इन्फॉर्मेशन गई कि एक प्रोटीन बनाना है। न्यूक्लियस ने क्या किया, mRNA को कोड करके बाहर भेजा। mRNA जो है वो आपका आया किधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स में आकर के जो है उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटीन को बना दिया। और वो जो प्रोटीन है वो इधर आएगी किधर, ये गोल्जी एपरेटस के पास आएगी, और वो प्रोटीन जो है आपकी फोल्ड हो जाती है, ऐसे पैक्ड हो जाती है। ठीक है, ऐसे आकर के ऐसे पैक हो जाती है। ठीक है, वो पैकिंग और वो पैकिंग इसे कह सकते हैं या डिस्पैचिंग बोल सकते हैं इनको, कि अलग अलग टारगेट तक इनको पहुंचाना, ठीक है, उनको पैक करना, ये सभी का सभी काम क्या होता है, ये गोल्जी एपरेटस में होता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। इसका फंक्शन क्या है कि भाई अलग जो वेसाइकल्स होते हैं उनका मॉडिफिकेशन करना है, उनकी पैकेजिंग करना, जो प्रोडक्ट है मतलब ये कि भाई जो प्रोटीन है उसको पैक करना। ठीक है, ये इनका फंक्शन होता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं उनको सिंपल शुगर में, यानी कि सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना। ठीक है, यही मैंने बताया ना कि गोल्जी एपरेटस का काम क्या है कि जो भी प्रोटीन बन करके आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन बन करके आ रही है उसको पैक करना, उसको फोल्ड कर देना अच्छे से, उनको अच्छे से डिस्पैच करने के लिए उनको पैक करना। ये सारा का सारा काम किसका है, गोल्जी एपरेटस का है। कि कहीं कहीं ये जो है सिंपल शुगर्स को, मतलब कभी कभी कुछ केसेस में ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में भी हेल्प करती हैं। द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और गोल्जी एपरेटस का जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने यहाँ पे लाइन लिखी कि जो गोल्जी एपरेटस होती है ये लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रही होगी आपको बातें, बहुत ही ज़्यादा आसानी है। मैंने आपको बतला दिया न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गए हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोगों ने गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ लिया। तो गोल्जी एपरेटस में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। फर्स्ट ये है कि कैमिलियो गोल्जी ने इसको 1843 में सबसे पहले डिस्कवर किया था। एंड जो गोल्जी एपरेटस होते हैं इनको ये स्टेक्स लाइक है ना, एक दूसरे के ऊपर स्टेक लाइक पैरेलली ये अरेंज होते हैं, और इन जो स्टेक्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टरने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टरने बोलते हैं। यहाँ पे ना आपकी बुक में कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके जो है इस स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स आपको दिखी हैं कहीं कहीं। तो सिस्टरनी इनको बोलते हैं, सिस्टरनी बेसिकली इनको बोला जाता है। तो वो जो स्टेक्स होते हैं उनको हम लोग सिस्टरने बोलते हैं। और जो गोल्जी एपरेटस है ये आपकी जो है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और गोल्जी एपरेटस का काम बेसिकली जो है वो प्रोटीन को पैक करना, उनको डिस्पैच करना उनके टारगेट तक, ये इनका काम होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये है कि कभी कभी ये कुछ केसेस में सिंपल शुगर को, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाने में भी हेल्प करती हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। नाउ ये आपके लिए, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने में इनकी पूरी इनको भाई कि इन्होंने कब इन्होंने जो है सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस को इन्होंने सबसे पहले ओ वेट, ये मैं आपको गलत बता रही हूँ। 1843 में इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। 1843 में इन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी आई थिंक। वेट, अच्छा यहाँ पे इनको ऑल द वर्क इन स्ट्रक्चर्स, नो, इन्होंने 1843 में नहीं किया। आई थिंक ये डेट इनको दी नहीं गई है। ही हैज़ फर्स्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ दिस पे विच ही हैड कन्वर्टेड। ओके ना, अच्छा, इन्होंने जो है यहाँ पे कैमिलियो गोल्जी साहब ने, इनकी यहाँ पे डेट नहीं दी गई है। इन्होंने जो है 1843 में नहीं किया था। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे इनके बारे में 1843 को तो इनकी 1843 को तो ये बॉर्न ही हुए थे। ठीक है, तो इनकी डेट नहीं दी गई है कब इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो आप ये याद रख लीजिएगा। चलिए ये इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में आपको बतलाया कि लाइसोसोम जो है इसको हम लोग
जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसी तरीके से लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग। अगर मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही हो तो आप इसको हमें क्षमा कीजिएगा। बेसिकली कोई बात नहीं। सुसाइडल बैग आपकी, इनको लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अच्छा ये रहा, देखिए सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों इनको सुसाइडल बैग बोलते हैं? इस वजह से क्योंकि भाई जब सेल को, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जब सेल डेड होने लगती है तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल को डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्टिव का मतलब और भी दूसरी सेल के अंदर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करते ही करते हैं। जब सेल खुद डेड होने लगती हैं तो ये फट करके उनके अंदर के जो एक्स्ट्रा एंजाइम्स होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये पूरे सेल में फैल जाते हैं और सेल को जो है ये पूरा इंगल्फ कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि ये जो है सेल को भी इंगल्फ करने में, सेल को भी ख़त्म करने में भी ये पूरा इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। दैट इज़ वाई हम इनको बोलते हैं कि ये सेल की सुसाइडल बैग है कि अगर इसने अपना काम किया तो सेल की ज़िंदगी ख़त्म। ओके, नाउ स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कि भाई जो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंड होगी, ऑब्वियस सी बात है, और इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस होती हैं या सेल के अंदर कुछ ऐसे चीज़ बन गई जो कि सेल के लिए हानिकारक है, तो ये क्या करते हैं, सेल के अंदर की उन सारी चीज़ों को खा लेते हैं। जैसे कि हमारी और भी जो सेल होती हैं, है ना, सेल के अंदर, सेल नहीं बल्कि आप टिश्यू लेवल पे देखें तो टिश्यूज़ के अंदर आपको जो है आपको न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि फेगोसाइड्स होते हैं। सेल के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो गई जो कि हमारी बॉडी के लिए, टिश्यूज़ के लिए, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के लिए हानिकारक है, ठीक है, उनके लिए हार्मफुल है, तो उनको जा कर के फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी जो ब्लड होते हैं, ब्लड के अंदर आपको कुछ दूसरे आपको नहीं, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं और टिश्यूज़ के अंदर आपको बेसोफिल्स मिलते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर आपको जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी फेगोसाइट्स का काम करते हैं कि अगर ब्लड के अंदर हमारा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया तो वो उसको फेगोसाइट करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली टिश्यूज़ के अंदर आपको जो है बेसोफिल्स मिलते हैं, वो भी उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसी तरीके से एक सेलुलर लेवल पे भी देखें तो सेलुलर लेवल पे आपको लाइसोसोम्स मिलते हैं जो कि सेल के अंदर की जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और भी दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब ये है कि वो डाइजेस्ट करेंगे, अब वो बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग इनकी और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा ये क्या क्या चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। बेसिकली अभी ये याद रखिएगा कि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ RER। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कौन बनाते हैं? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो लाइसोसोम जा करके उनको ऐसे बोल रहे हैं ना कि वेस्ट डिस्पोजल, कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट बन रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बन रही है वो जा करके लाइसोसोम के अंदर चली जाएगी, यानी कि लाइसोसोम को डिस्पोज कर लेगा। Now, these help to keep the cell clean by digesting any foreign particle as well as worn out cell organelles, ठीक है। सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल मर रहा है या सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल आ गया जो सेल के लिए हानिकारक है, वो सारा का सारा काम क्या करता है, ये जो लाइसोसोम है ये अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है और जा करके उसको खा जाता है। Foreign particles entering the cell such as bacteria or food as well as old organisms end up in the lysosome which break complex substances into simpler substances, ठीक है। तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर सेल के अंदर कोई चीज़ मतलब एक्स्ट्रा चली गई, लाइक फूड है ना, या कोई बैक्टीरिया चला गया या कोई दूसरा पैथोजन चला गया या कोई जो सेल ऑर्गेनल है वो मर रही है, ठीक है, या तो उसको क्या करता है, उसको जो है अपने अंदर उसको खा लेता है और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में इनको कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो लाइसोसोम के अंदर जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पूरे सेल को भी, वो सेल, सोचिए एक पूरा इतना बड़ा सेल है, उसके अंदर इतनी बड़ी सेल है, उस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है और लाइसोसोम इतना छोटा सा है। और जब मरने लगती है, वो पूरी सेल जब मरने लगती है तो उस सेल को फेगोसाइट करने के लिए भी, यानी कि एक तो लाइसोसोम जो है ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से बाहर निकालता है, सेल को भी इंगल्फ कर लेता है, ठीक है, और
फिर बाद में जो पूरी सेल होती है या सेल के जो मटेरियल होते हैं उनको भी जो दूसरे फेगोसाइटिक जो टिश्यूज़ में होते हैं वो उनको पूरी सेल को इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस सेल को भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में भी ब्रेक करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द disturbance in cellular metabolism, for example when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell, ठीक है। कि भाई जब अगर सेल के अंदर कोई परेशानी हो गई या सेल डैमेज हो गई या सेल के अंदर कुछ भी हो सकता है तो लाइसोसोम खुद ही ब्रस्ट हो जाता है, पूरी सेल को खा जाता है। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सोसाइटल बैक ऑफ द सेल। तो इसी वजह से लाइसोसोम को हम लोग सोसाइटल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपको क्या याद रखना है कि लाइसोसोम को हम लोग सोसाइटल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लाइसोसोम को सोसाइटल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। एंड लाइसोसोम जो है ये बेसिकली इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सेल के अंदर कोई भी परेशानी हो रही हो, सेल अगर खुद ही डैमेज हो रही हो, सेल ढंग से काम नहीं कर पा रही हो, या सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई पैथोजन आ गया जो कि सेल को हार्म कर रहा है, या फिर सेल के अंदर कोई फूड मटेरियल जो है वो कोई एक्स्ट्रा फूड मटेरियल आ गया, ये सेल का कोई ऑर्गेनल जो है वो ख़राब हो रहा है, तो सेल के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उनका सारा वेस्ट जो है वो किधर डिस्पोज होगा, वो सेल के लाइसोसोम जो इनको अपने अंदर डिस्पोज कर लेगा। इवन कि जब सेल अगर खुद ही ख़राब हो रही हो, ये सेल के एंड टाइम हो गया हो, तो ये इसके अंदर के एंजाइम्स, ये सेल ब्रस्ट कर जाती है, इसके एंजाइम्स जो है वो पूरे सेल में फैल जाते हैं और ये अपनी सेल, ये खुद ही उसी सेल को ही खा जाता है। अब हम लोग चल देते हैं चौथे ऑर्गेनल्स। यस, ये हमारा फोर्थ वाला ऑर्गेनल है जिसे हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। ये ऑर्गेनल जो है बेसिकली इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कि इस वजह से क्योंकि ये जो ऑर्गेनल होता है ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऐसे प्रोटीन्स को बनाता है जो प्रोटीन जो एनर्जी होती है एटीपी, ठीक है, एटीपी जो एनर्जी होती है उन एटीपी को बनाने में उस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है। दैट इज़ वाई हम इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इतनी देर से, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो जब आपके अंदर एनर्जी होती है तो वो एनर्जी, जब तक आपके अंदर फुल एनर्जी होती है तो आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा जब आप वर्क करते रहते हैं रेगुलरली कंटिन्यूसली, आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं या आप बहुत देर से खेल रहे हैं या और भी दूसरा वर्क कर रहे हैं, तो आपकी क्या होता है, कुछ देर के बाद आपको थकावट महसूस होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी जो है वो आपकी डाउन हो रही है, यानी आपने जितनी भी एनर्जी है वो आपने क्या कर दी, आपने सारी यूटिलाइज कर दी, ठीक है। आपने एनर्जी को किसी भी फॉर्म में आपने एनर्जी को ख़त्म कर दिया, उसको कंज्यूम कर लिया एनर्जी ना। अब आपको दूसरी एनर्जी चाहिए, आपको दूसरी एनर्जी आपके अंदर बॉडी के अंदर बनेगी ना, तो वो एनर्जी जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई अच्छा सा फूड लेते हैं या कोई अच्छी सी ड्रिंक लेते हैं, हम वो पीते हैं या खाना खाते हैं या हम लोग आराम करते हैं, तो फिर वापस से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस एनर्जी को उस एनर्जी को बनाते हैं। वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, उस एनर्जी को बनाने के लिए जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वही प्रोटीन ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, जो कि एटीपी को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो इसी वजह से हम इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये याद रखिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको जो एक दो दिखाए जाते हैं पूरे सेल में, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, जो सेल जिस हिसाब से वर्क करती है, यानी कि एक वो सेल है जो कि नॉर्मली अपना कुछ ज़्यादा उसको करना नहीं है, कि वो अपना नॉर्मली काम कर रही है, ठीक है। हमारी जैसे बॉडी के कुछ सेल हो गए, लाइक हमारे हमारे कोई जैसे हम लोग लेफ़्ट वाला हैंड है ना, या वो कोई वैसा ऑर्गन जो कि हम लोग कम यूज़ करते हैं, तो उसके सेल जो है वो अपना नॉर्मली काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका काम क्या है कि भाई जो उनका काम करना होता है वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे सेल हैं जो कि बराबर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बराबर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही थी। फॉर एग्जांपल आप लेफ़्ट हैंड हैं या राइट हैंड या कोई भी हैंड है, उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी अपना ब्रेन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या अपना बोल ज़्यादा रहे हैं, तो वो सेल, बॉडी के वो सेल जिनमें कि बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिनके हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
सो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस बात को याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। देखिए अभी तक हम लोगों ने दो ऐसे ऑर्गेनल्स पढ़े जिनके अंदर जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन है। एक तो आपका न्यूक्लियस, ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताइए, ये बल्कि बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। इवन के मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो आपका न्यूक्लियस हो गया, दूसरा आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा होता है आपका प्लास्टिड। ठीक है, जो प्लास्टिड होता है ना, जो कि एनिमल सेल में मिलता है, ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, ये तीन ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं कि जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपके डबल लेयर मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन कवरिंग है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये आपकी पोरस होती है, यानी कि अंदर इनके अंदर ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इस कलर की, ये कौन सा कलर है, आई थिंक आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा कलर है ये। सो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर आपके पोर्स बने हुए होते हैं, जबकि अंदर अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यहाँ के जो इस ये बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच का जो बीच की जो जगह है, ये भी इसका ऐसा कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है बेसिकली ये यहाँ के एनवायरनमेंट को और अंदर के एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी मेम्ब्रेन होगी वो मेम्ब्रेन बेसिकली उस मेम्ब्रेन के बाहर का एनवायरनमेंट और उस मेम्ब्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की हाईली फोल्डेड होती है, और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। हम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा था, याद है आपको, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी हमने कहाँ पे पढ़े थे, सिस्टर्नी हमने पढ़े थे गोल्जी एपरेटस में, नहीं सॉरी गोल्जी एपरेटस में नहीं, बल्कि हम लोगों ने, हाँ यस, गोल्जी एपरेटस में ही हम लोगों ने सिस्टर्नी पढ़े थे कि जो स्टेक्स लाइक गोल्जी एपरेटस जो है वो स्टेक्स लाइक एक दूसरे के ऊपर पैरेलल ऑर्गेनाइज थे। और यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टे। ठीक है, ये जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं ये क्रिस्टे, उनको क्रिस्टे बोला जाता है। दिस फोल्डेड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। देखिए जहाँ कहीं भी कोई भी एरिया अगर आपको फोल्डेड मिलेगा, या अगर आपको सेल है, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे सेल और टिश्यूज़ के बारे में। सेल और टिश्यूज़ के बारे में एक सेल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल। तो जो सेल होती है ना उसके ऊपर ऐसे ब्रश बॉर्डर ऐसे इस टाइप के आपको फोल्डिंग मिलेंगे। ये जो फोल्डिंग होती है बेसिकली ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होती है। देखिए अगर ऐसे सिंपल अगर मेम्ब्रेन होगी तो इसका सरफेस एरिया इतना नहीं है। अगर हम इस मेम्ब्रेन को फोल्ड कर दें तो ये एक मेम्ब्रेन इतनी ही पूरी, यही पूरी एक मेम्ब्रेन हो गई। फिर हम अगर मतलब छोटी जगह में हमें ज़्यादा मेम्ब्रेन को लेकर के आना है या ज़्यादा इस सरफेस एरिया को बढ़ाना है तो हम और क्या करेंगे, दूसरी मेम्ब्रेन के साथ मिला देंगे। तो इतनी जगह में जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन ले रही थी, इतनी जगह में आपने डबल तिबल मेम्ब्रेन को ला दिया। तो बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये फोल्ड जो है वो आपके होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये जो अंदर आपको ऐसे फोल्डेड मेम्ब्रेन मिल रही है, ये मेम्ब्रेन ऐसी प्रोटीन को जनरेट करती है, ऐसी प्रोटीन को बनाती है जो कि एटीपी को बनाने में हेल्प करती हैं। और इसी वजह से हम लोग इनको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या बॉडी के अंदर सेल के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक सेल के अंदर कोई सब्सटेंस आपको एंटर करना है। ठीक है, बहुत सारे आयंस बेसिकली आपके जो है पॉजिटिव आयंस जो होते हैं या निगेटिव आयंस जो होते हैं, जब इनको सेल के अंदर लेकर के आना होता है, ठीक है, तो उस वक्त हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एटीपी की ही मदद से हम लोग उन आयंस को अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनको एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल का। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो अगर भाई हम नहीं वर्क कर रहे हैं, तो अब हम लोग खा पी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो बॉडी जो है वो एटीपी को स्टोर, यानी बॉडी अपनी एनर्जी बना करके स्टोर करके रखती है। फिर जब हम उनको यूज़ करते हैं, यानी जब हम अपने मैकेनिकल एनर्जी में यानी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या कोई दूसरा वर्क कर रहे हैं, तो जब हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स।
माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोलते ही हैं, साथ साथ ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसके पास अपना राइबोसोम्स भी होता है, ठीक है। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी खुद की प्रोटीन बनाने में कैपेबल होती हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे बता देती हूँ, चलिए वो हाई लेवल का क्वेश्चन है, रहने दीजिए, आप बहुत आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्लास्टिड के बारे में। ओके बच्चों, चलिए प्लास्टिड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हम अभी तक हम लोग ये 5th वाला हमारा ऑर्गेनल है प्लास्टिड, और ये बेसिकली प्लास्टिड जो होते हैं ये आपके एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ओके, सो प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो हैं वो आपके प्लांट सेल में होते हैं। और देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट और दूसरे होते हैं लीकोप्लास्ट, और एक होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जो जब हम लोग आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ऐसा पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट और एक होता है लीकोप्लास्ट। तो देखिए बेसिकली जो आपके प्लांट होता है, आपको पता है ना कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और खाना किस तरह बनाते हैं? वो खाना बनाते हैं बेसिकली किससे, कि जब उनको जो है जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और खाना वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से। यानी कि कोई भी अगर आपको ग्रीन प्लांट के अंदर कोई भी ग्रीन पार्ट मिल रहा है, तो या कोई भी ऐसा प्लांट है जो कि ग्रीन है ना। प्लांट के अंदर बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, लाइक उसके अंदर जो फ्लावर का कलर होता है वो अलग अलग टाइप्स के कलर होते हैं। तो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है प्लांट का, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? क्योंकि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है? क्लोरोफिल की मदद से। और जो प्लांट के अंदर जो कलरफुल पार्ट है, चाहे वो स्टेम का कलरफुल पार्ट हो, स्टेम कहीं कहीं कलरफुल भी हो, कलरफुल तो स्टेम होती नहीं है बेसिकली, जो फ्लावर होता है वो कलरफुल होता है। या आप कभी लीफ में भी देखिए, लीफ जो है ना, आपको कहीं कहीं कुछ कुछ प्लांट्स की आपकी जो लीफ होती हैं वो आपके कुछ कलरफुल, आप उनके अंदर कुछ कलर दिखेंगे। तो जो लीफ होती हैं जिन जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, लाल पीले नीले, ये किसकी हेल्प से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की हेल्प से। और लीकोप्लास्ट जो होता है ये वाइट होता है, या आप इसको कह सकते हैं कि ये कलरलेस पिगमेंट होता है। और जो दूसरी हेल्प, यानी कि दूसरी चीज़ों में, लाइक स्टार्च को या ऑयल्स को जो है उनको बनाने में या उनको स्टोर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ऑयल हो गया या स्टार्च हो गया या प्रोटीन हो गया, इनको स्टोर करने में ये हेल्प करता है लीकोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है, आपको याद हुआ कि जो प्लास्टिड होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कि जो प्लास्टिड होते हैं इनको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है प्लांट का जो ग्रीन वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा। और जो या क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। और दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट, यस सही तो लिखा है मैंने, यस, क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपका फ्लावर का जो पोर्शन हो गया, यानी कि आप कलरफुल पोर्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये कलरफुल पोर्शन हो गया। और जो लीकोप्लास्ट है, ठीक है, लीकोप्लास्ट ये हेल्प करता है आपका स्टार्च, ऑयल और प्लांट के अंदर जो आपकी प्रोटीन्स हो गई, ठीक है, प्लांट की जो प्रोटीन्स बनाने हैं उनको स्टोर करने में ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट से। दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट कलर, यानी कि जो कलर्ड प्लास्टिड हो गए आपके, जिसमें कलर्स मिलेंगे आपको। लीकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड हो गया। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट हैं इनमें अगर आपको क्लोरोफिल मिल रहा है तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। आप ये भी जानते हैं, या आपने शायद 11 क्लास 7 में भी पढ़ा होगा कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं
और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट का कलर जो होता है वो आपका ग्रीन होता है, और जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद ही बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर आपको येलो कलर के भी मिल सकते हैं, आपको कुछ दूसरे पिगमेंट्स बोल सकते हैं इनको, येलो या ऑरेंज, जो कि क्लोरोफिल के अलावा से भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली organelle in which materials such as starch, oils and proteins granules are stored। तो लिकोप्लास्ट का काम क्या बता दिया मैंने आपको। लिकोप्लास्ट का काम क्या है कि भाई स्टार्च या ऑयल को या प्रोटीन को स्टोर करने में ये हेल्प करते हैं। और क्लोरोफिल जो है ये आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपका फ्लावर का कलर हो गया, कलरफुल पार्ट हो गया फ्लावर का, जो किस में हेल्प करता है, जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपको पता है ना कि फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उसका क्या होता है, फ्लावर ही होता है, जिससे कि प्लांट रिप्रोडक्शन करता है एंड उससे आगे जा करके या तो फ्लावर बनना होता है या ये है कि कोई फ्रूट बनना होता है, तो वो आगे जा करके फ्लावर से ही डेवलप होते हैं, यानी कि फ्लावर ही आगे जाके राइप हो जाता है एंड देन उसी से ही फ्रूट वगैरह बनते हैं। ठीक है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब क्या कर रहे हैं, अब जो है ये प्लास्टिड जो है उस प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आपको बता देंगे कि अंदर जो इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो आपको यहाँ पे कुछ एम्बेडेड मटेरियल्स मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ जो है ना ऐसे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपको कुछ ये आपको ये स्टेक्स दिख रहे हैं ना आपको, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कुछ ग्रेन एक दूसरे के ऊपर जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, है ना। ये जो थाइलाकॉइड होते हैं ये बेसिकली इनको ये जो एक एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो ग्रेनम आपस में जिस लेयर से या जिस मेम्ब्रेन से या जिस वॉल से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिले। और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो प्लास्टिड का जहाँ पे ये ग्रेनम नहीं होते हैं या ये जो थाइलाकॉइड नहीं होते, थाइलाकॉइड इनका ये एक स्ट्रक्चर, यानी कि थाइलाकॉइड जो है वो आपका एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और जब ये एक दूसरे के ऊपर एक लेयर बनाते हैं या पूरी एक स्टॉक बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग इनको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और जो ये मेम्ब्रेन होती है, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे इनको, ये जो आपस में जो इनको जोड़ती है, ये जो वॉल जोड़ती है या मेम्ब्रेन जो इनको आपस में जोड़ती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लेमिले। और जो पार्ट खाली रह जाता है, जैसे हमने सेल में पढ़ा ना कि सेल का जो पार्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो पार्ट है उसको हम लोग, जो खाली पार्ट है जहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो प्लास्टिड का जो खाली पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोल देते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिड होते हैं ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं। याद रखिएगा इनको, ये नहीं, अगर याद में नहीं रखेंगे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक है, इनको स्ट्रोमा बोला जाता है। दीज आर अच्छा, एम्बेडेड मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, यानी कि जो एक मटेरियल होता है प्लास्टिक के अंदर जिसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, उनके अंदर कुछ लेयर टाइप के और कुछ ऐसे थाइलाकॉइड जो हैं आपस में ऐसे स्टॉक बना के रहते हैं, इनको हम लोग और इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। नाउ दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से ये माइटोकॉन्ड्रिया के टाइप के ही दिखते हैं, देख रहे हैं आप, इनकी शेप जो है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, और प्लास्टिड में भी आपको अपना डीएनए और राइबोसोम्स मिलता है। ठीक है, चलिए प्लास्टिड के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है कि प्लास्टिड के बारे में आपको यह बात याद रखनी है कि प्लास्टिड जो है, सबसे पहली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है। प्लास्टिड को हम लोगों ने, आपको तो बुक में 2 ही टाइप्स दिए हुए हैं, तो आप याद रख लीजिएगा 2 ही टाइप्स के, ठीक है, एक क्रोमोप्लास्ट और दूसरा लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको एक ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखेगा, एक तरीके का पिगमेंट, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट। तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट जहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे। और क्लोरोफिल जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये आपका कलरफुल पार्ट होता है। और जो एक प्लांट का कलरफुल पार्ट क्या है ये आपको पता है, कौन सा होता है, फ्लावर्स होते हैं जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं। और जो तीसरा है, जो कि प्लास्टिक के तीसरे टाइप है, वो क्या है,
लिगोप्लास्ट जो कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा सा ये याद रख लें कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं और डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, और साथ साथ ये है कि इनके अपने अंदर अपना डीएनए भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। ओके, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, इसी तरीके से इनके अंदर भी होता है। 5.25 यानी कि हम लोगों ने 5वां हमारा ऑर्गेनाइज कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग पढ़ लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल के बारे में आपकी बुक में तो ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। बेसिकली वैक्यूल जो होते हैं ये ऐसी जगह है पूरी आपके प्लांट सेल हो गई या एनिमल सेल हो गई जहाँ पे कि खाना पीना स्टोर्ड होता है। ठीक है, प्लांट का खाना पीना स्टोर्ड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। जैसे कि आप अगर अमीबा की भी बात कर लें, अमीबा सिंगल सेल एनिमल होता है। तो अमीबा जब जब उसको खाना खाना होता है तो अमीबा क्या करता है, उस जो खाना होता है उसके खाने के अराउंड सीडोपोडिया को बनाता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जैसे कि भाई ये अमीबा हो गया, ये अमीबा है, ठीक है, और इस अमीबा को यहाँ पे एक फूड पार्टिकल मिला। तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा ना इसके अराउंड, अमीबा इसके पास जाएगा, थोड़ा सा अपने लोकोमोशन करेगा। अमीबा की कोई शेप तो होती नहीं है, तो अमीबा क्या करता है इधर से आएगा अपना आकर के, और इसके अराउंड जो है ऐसे करके ऐसे सीडोपोडिया बनाएगा। ठीक है, इसके और इस फूड को चारों तरफ से घेर करके इस फूड को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा। तो इंगल्फ करके क्या करता है, वो फूड वैक्यूल बनाता है। ठीक है, फूड एक वैक्यूल बनाता है। अमीबा क्या करता है, उस फूड को यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाता है खुद अपना, और उस फूड वैक्यूल के अंदर इस अपने फूड को अपने अंदर लेकर के आ जाता है। और उसके बाद जब वो खाना खा लेता है, जितनी एनर्जी उस फूड से लेनी होती है वो निकाल, जब वो एनर्जी ले लेता है, फिर वो क्या करता है उस फूड वैक्यूल को वापस से उस फूड वैक्यूल से ही जो वेस्ट होता है उसको बाहर कर देता है, और सिर्फ जो फूड वैक्यूल होते हैं वो आपका मतलब अमीबा जो है वापस से फिर नॉर्मल अमीबा बन जाता है। यानी कि अमीबा को जब खाना खाना होता है तभी वो फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। सिमिलरली हमारे जो प्लांट सेल या एनिमल सेल होती है उसके अंदर भी फूड वैक्यूल होते हैं। छोटा सा ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत खाना स्टोर होता है। तो एनिमल सेल होती है उसके अंदर फूड वैक्यूल जो होता है वो मतलब वैक्यूल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जबकि अगर प्लांट सेल की बात करें, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर खाना स्टोर करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना स्टोर करना होता है, तो इसी वजह से प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। वैक्यूल आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। भाई वैक्यूल जो है बेसिकली ये स्टोरेज ही सेक है। सेक मतलब थैला हो गया, एक छोटा सा सेक होता है इस सॉलिड या लिक्विड के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल में आप देखिए ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा छोटी, ये आपकी एनिमल सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गई, और ये हो गई आपकी प्लांट सेल। ठीक है, तो आप ये देखिए एनिमल सेल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ का है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखिए प्लांट सेल में देखिए तो ये आपको देखिए कितना बड़ा वैक्यूल है ना। ये तो थोड़ी मैंने इनकी बाउंड्री थोड़ी ज़्यादा ही उल्टी सीधी कर दी। एनीवे ये आप देखिए थोड़ा, ये आपको दिख रहा है ना हल्का सा ब्लू कलर का, काफ़ी लाइट ब्लू है, तो ये आपका बिग साइज़ का आपको वैक्यूल मिलेगा किसमें, प्लांट सेल में। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल्स में बहुत ही ज़्यादा लार्ज वैक्यूल होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्लांट के अंदर आपको 50 से लेकर के 90% जो सेल का पूरा पूरी सेल का जो वॉल्यूम होता है उसमें 90% जो है वो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की नहीं। प्लांट सेल के अंदर कभी कभी 90% तक के वॉल्यूम वो जो है एक वैक्यूल खा जाता है। बाकी जो 10% जो वॉल्यूम बचता है उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्योंकि भाई प्लांट को खाना स्टोर करना होता है, और प्लांट जो है वो एक खाने के ज़रिए से ही, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ही अपना खाना एनर्जी उसको मिलती है। और हम लोग तो बहुत सी दूसरी ऑर्गेनल्स में भी हम लोग अपना खाना स्टोर कर सकते हैं या एनर्जी ले सकते हैं। इसी वजह से जो प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इस प्लांट सेल जो है वो क्या करता है, ये फुल ऑफ सैप, यानी इसके अंदर सैप भरा हुआ होता है, और ये उस सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल को एक उसकी शेप बनाने में या उसको रिजिड बनाने में ये हेल्प करता है। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द
वैक्यूल की जो प्लांट के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है वो इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। तो इस वैक्यूल के अंदर खाना पीना प्लांट का क्या होगा, वही होगा कि भाई प्लांट के अंदर एमिनो एसिड्स बन गए, शुगर बन गए और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड बन गए, तो दूसरे प्रोटीन्स हो गए। तो वो सारे प्रोटीन्स वगैरह जो है वो इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। ये एक तरीके से बोलते हैं कि भाई प्लांट का खाना पीना इसमें स्टोर होता है। In single-celled organism like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed। जो अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है वो फूड वैक्यूल, यानी कि फूड वैक्यूल बेसिकली अमीबा को जब फूड खाना होता है तो उस वक्त वो फूड वैक्यूल का निर्माण करता है और फूड वैक्यूल के अंदर खाना यानी कि अमीबा का खाना पीना होता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो भाई कुछ और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसके अंदर जैसे कि अमीबा के अंदर ही, अगर अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल जो वो निर्माण करता है, जो वो मतलब प्रोड्यूस करता है, तो वो उस फूड वैक्यूल से तो एक तो फूड लेता ही लेता है, साथ साथ जब उसको अपने फूड जो एक्सक्रीटेड सब्सटेंस है उसको भी बाहर निकालना होता है तो वो इसी फूड वैक्यूल के थ्रू ही वो अपना बाहर कर देता है। या और भी दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपना वाटर, एक्सेस वाटर जो है बाहर करना होता है, तब भी वो इस फूड वैक्यूल्स के हेल्प से ही बाहर कर देते हैं। ओके, चलिए नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैन यू नेम द टू ऑर्गेनिज्म वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्या आप मुझे बतला सकते हैं? बिल्कुल, आपको याद होना चाहिए हमने टू ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा जिसका खुद का जेनेटिक मटेरियल था। एक तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, याद है ना, आपको याद होना चाहिए। और सेकंड नंबर पे आपका आ गया प्लास्टिड। इन दोनों के अंदर आपको जो है अपना ओन डीएनए एंड साथ साथ आपको जो है प्लस राइबोसोम्स इनका आपको जो है मिलेगा, यानी इनके अंदर खुद का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर जो है आपका खुद का डीएनए होता है और साथ साथ खुद का राइबोसोम होता है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल बी द हैपन। ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर क्या सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि भाई सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो और एक ऑर्गेनाइज वे में हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि सेल को कोई प्रोटीन बनाना है तो सेल के पास इंफॉर्मेशन गई, सेल के से मतलब न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन गई, न्यूक्लियस से जो है वहाँ पे डीएनए ने जो है इन्फॉर्मेशन को कोड किया, एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन कोड हुई, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म से सबसे पहले वो ईआर में जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से जो है राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, फिर वो जो प्रोटीन है वो गोल्जी बॉडी में आएगी, गोल्जी बॉडी में आकर के वहाँ पे वो प्रोटीन पैक होगी और फिर वो साइटोप्लाज्म में जाएगी, जहाँ भी उसको साइटोप्लाज्म से फिर दूसरे सेल्स में जाएगी, मतलब जहाँ जहाँ उसको जो भी प्रोटीन को यूज़ करना होगा वहाँ पे जाएगी। तो क्या अगर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी मतलब वजह से, रीज़न चाहे फिजिकल हो, यानी कि भाई सेल को आपने ऊपर से चोट लग गई सेल में, या सेल फिजिकल क्या हो सकता है कि भाई सेल में चोट लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं की सेल मर गई, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि हमारी जो सेल है वो डेड हो गई, या सेल या कहीं का खून मर गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ये सेल डेड हो गई। तो या कोई केमिकल इन्फ्लुएंस हो कि हमने कोई ऐसी चीज़ खा ली। अब मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करें कि एक ह्यूमन बीइंग की सेल जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिजिकल हो गई आपकी कोई फिजिकली कोई चीज़ हो गई, मतलब फिजिकली आपको कुछ हो गया, या केमिकल इन्फ्लुएंस हो गई, तो क्या होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है किसी सेल की डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी उससे, तो आपके जो है सेल वो आपको लाइसोसोम जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि लाइसोसोम जो है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, वाई आर लाइसोसोम नॉन एज सोसाइडल बेग्स। लाइसोसोम को हम लोग सोसाइडल बेग्स क्या क्यों बोलते हैं? तो यही बात है जो ऊपर वाली बात बोली गई है कि अगर लाइसोसोम को हम लोग सोसाइडल बेग्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि लाइसोसोम जो है वो उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं जब सेल के अंदर कोई भी चीज़ सेल की कोई भी बिगड़ती है, सेल के अंदर कोई भी चीज़ है ऐसा एक्स्ट्रा उसके अंदर पैथोजन आ गया, ये सेल खुद ही आपकी ख़राब हो गई, ये सेल के अंदर कोई भी नॉर्मल सेट करके कुछ चीज़ें हो गई, तो उस वक्त सेल जो है अपने आप को मार लेती है, इसी वजह से उनको हम लोग सुसाइडल बेग बोलते हैं। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन जो है वो किधर सिंथेसाइज होते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि प्रोटीन जो है आपके राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, या आप राइबोसोम की बात कर सकते हैं, या आप ईआर की भी बात कर सकते हैं ना,
क्योंकि प्रोटीन जो है आपकी ईआर में भी बनती है, उसके अलावा राइबोसोम्स में, बेसिकली राइबोसोम्स ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो आपके सेल के अंदर कहाँ पे होती है, राइबोसोम्स में या ईआर में लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर सेल जो है वो आपका उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है और इसके अलावा वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, मतलब एक सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं एक सेल को, ठीक है, तो वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक वे, कि भाई जो मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, या फिर ये है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है या जो ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से एक पूरी सेल जो है वो एक अपना ऑर्गेनाइज वे में अपना काम कर पा रही है। द सेल दस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी वजह से सेल के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से सेल जो है इन्हीं ऑर्गेनल्स की हेल्प से, जितने भी ऑर्गेनल्स हम लोगों ने पढ़े, आज हम लोगों ने सारे ऑर्गेनल्स को कंप्लीट कर लिया, इन ऑर्गेनल्स की हेल्प से ही सेल जो है वो अपना सारा काम कर लेती है। लाइक सेल को रेस्पिरेशन करना होता है, या उसको न्यूट्रिशन लेना होता है, या अपना कोई वेस्ट मटेरियल बाहर करना होता है, क्लियर करना होता है, या नए प्रोटीन्स बनाने होते हैं। ये सारी की सारी किसकी हेल्प से होता है, इन्हीं सभी 5 ऑर्गेन यानी 6 ऑर्गेनल्स हम लोगों ने पढ़े, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, और भी दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन्हीं ऑर्गेनल्स की हेल्प से जो है सेल अपना सारा काम यानी कि ऑर्गेनाइज वे में अपना सारा काम कर लेती है। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग सेल। तो इसी वजह से हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट क्या हो गई, वो एक सेल ही हो गई। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, और ये जो है आपकी बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। आप देख रहे हैं कि एक सेलुलर लेवल पे हम लोगों ने, यानी कि एक पूरे जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारे पूरी ऑर्गेनिज्म में एक एक सेल के अंदर उस सेल के अंदर आप देखिए कितनी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, यानी कि एक एक सेल वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेल वर्क कर रही है दूसरी सेल वर्क नहीं कर रही है, नो, हर सेलुलर लेवल पे भी वर्क हो रहा है। उस सेल के अंदर आप माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे हर एक अपना काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज वे में अपना काम कर रहा है। इसी वजह से हम सेल को ही एक फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं सेल को, ठीक है। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होने वाला है नाउ। अब हमारा जो है आखिरी जो लास्ट हो सकता है लास्ट हो हमारा टॉपिक, इसमें हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ेंगे एंड एक्सरसाइजेस करेंगे। हो सकता है हम एक्सरसाइजेस जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, या फिर ये है कि हमें 2 वीडियोस नहीं, मैं एक ही आपको लास्ट हमारा यानी कि सेल डिवीज़न और एक्सरसाइज वाला जो है हम लोग अगली उसमें कंप्लीट कर लेंगे, अगले वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में, पार्ट 5 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड बच्चों, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एंड आपके लिए आपके रिस्पॉन्स का मुझे वेट भी रहता है कि आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड साथ साथ लर्न साइंस पे अगर न्यू है तो लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इनको शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड खूब सारी पढ़ाई भी कीजिए।